हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलिए तो आज केमिस्ट्री बेसिक का थर्ड लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे तत्वों से। इससे पहले आप सभी का बोर्ड्स गुरु चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम मेनली पढ़ने वाले थे तत्व, कुछ महत्वपूर्ण तत्व और उनके संकेत, उनका परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। तो केमिस्ट्री मतलब 10th लेवल पे पढ़ने के लिए कम से कम हमको 118 तत्वों में से स्टार्टिंग के 30 तत्वों का, उसमें उनका नाम, संकेत, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान का ज्ञान होना चाहिए। इनके अतिरिक्त और भी कुछ तत्व है जो महत्वपूर्ण है, जो 10th लेवल तक बहुत ज़्यादा उपयोग जिनका होता है, उन पे भी बात कर लेंगे। फिलहाल में हम आज के क्लास में आपको सबसे पहले इन स्टार्टिंग के 30 तत्वों से परिचय कराएंगे। फिर उसके बाद हम मुल्लक टॉपिक पे काम करेंगे, फिर यौगिक बनाना सीखेंगे। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे हल्का जो तत्व है वो है हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन का संकेत H होता है। इस हाइड्रोजन का संकेत H होता है और इसका परमाणु संख्या 1 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। हम ये बाद में जिक्र कर लेंगे कि परमाणु संख्या का क्या मतलब है और परमाणु द्रव्यमान का क्या मतलब है। अभी स्टार्टिंग करने के लिए हमें, ताकि हम 10th का सिलेबस जो है इजी वे में एकदम आसान तरीके से कर पाए, इसके लिए इन सभी का काफी महत्व है। तो फिर हम इस पे ही पहले बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा तत्व था हाइड्रोजन, जिसका संकेत H, परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। इसी तरह से दूसरा तत्व है हीलियम, इसका संकेत He होता है, परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। वो मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 1-1 हुआ तो फिर 2-2 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो एक यूनिक संख्या होता है, नंबर होता है, जो हमको याद ही करना पड़ेगा। या हम पढ़ रहे हो या आप पढ़ रहे हैं, सभी को वो स्टार्टिंग में याद ही रखना होता है। इसी तरह से लिथियम का बात करें तो Li37, फिर लिथियम के बाद बेरिलियम का Be49, फिर बोरॉन का B511, फिर कार्बन का C612, फिर नाइट्रोजन का N714, फिर ऑक्सीजन का O816, फिर फ्लोरीन का F919। मतलब कि जो फ्लोरीन है उसका परमाणु संख्या 9 और परमाणु द्रव्यमान 19 होता है। उसी तरह नियॉन का बात करें तो नियॉन का Ne10 मतलब कि परमाणु संख्या 10 और परमाणु द्रव्यमान 20 होता है। तो इसको आपको याद कर लेना होगा। हम इसी तरह से आगे 30 तक लिख देते हैं आपके लिए, आप इसको याद कर लेंगे और कॉपी में नोट कर लेंगे। अगर आप जल्दी में हैं तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बात करते हैं इस पे। अगला हम 30 तत्वों का बात करेंगे तो 11 नंबर पे जो तत्व आता है वो 11 नंबर पे तत्व है सोडियम। सोडियम वैसे संकेत का जो तरीका होता है अधिकतर का ये होता है कि ये स्टार्टिंग वाला लेटर है उसी से, या बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिनका लैटिन नाम अलग होता है, हम उस पर एक दूसरा मतलब कि लेक्चर तैयार कर लेंगे लैटिन नाम पे तत्वों के, जिससे संकेत जुड़ा होता है। तो यहाँ पे सोडियम जो है इसका लैटिन नाम जो है नाइट्रियम होता है, इसीलिए इसे इसका संकेत Na होता है। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है, सिलिकॉन का Si होता है, फास्फोरस का P होता है, सल्फर का S होता है और क्लोरीन का Cl होता है, आर्गन का Ar होता है, पोटेशियम का K होता है और कैल्शियम का Ca होता है। अच्छा, संकेत लिखते समय एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसका ध्यान रखेंगे कि संकेत में जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होगा। अगर 2 लेटर का कोई संकेत है तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। अगर कोई एक लेटर का ही संकेत है तो वो टोटली कैपिटल होगा। जैसे फास्फोरस एक लेटर का संकेत है P,
तो कैपिटल होगा। जैसे सिलिकॉन 2 लेटर का था, पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। उम्मीद है कि संकेत लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब क्या इसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो सोडियम जिसका संकेत Na होता है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। मैग्नीशियम Mg 12 24, एल्यूमिनियम Al 13 27। मतलब आप ऐसा कभी नहीं सोच सकते हैं कि हर बार 2 गुना होगा, मतलब कि कभी 2 गुना हो जाता है, 2 गुना से 1 अधिक हो जाता है, 2 अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे फिर अगर 14 का बात सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का 14 28, फिर उसी तरह से फास्फोरस P 15 31, फिर उसके बाद सल्फर S 16 32, क्लोरीन 17 35.5, आर्गन Ar 18 40 और पोटेशियम के 19 39, उसी तरह से कैल्शियम Ca 20 40। ये है लास्ट के 10 तत्व। मतलब हम स्टार्ट किए थे तो पहले स्लाइड में हम वहां पे हम आपको दिखाए हैं 1 से 10 तत्वों का, मतलब जिसका जैसे हाइड्रोजन H11, हीलियम He24, लिथियम Li37, इसी तरह से यहाँ नियॉन तक था। फिर इस स्लाइड में अभी हम बात किए हैं कैल्शियम तक, जिसका परमाणु संख्या 20 और परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। हम आपको आज 30 तत्वों तक इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसको मतलब कि बेसिक केमिस्ट्री में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। अगला जो 21वां तत्व है जिसको स्कैंडियम कहते हैं, इसका संकेत होता है Sc और इसका परमाणु संख्या 21 होता है और परमाणु द्रव्यमान इसका 45 होता है। उसी तरह से टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम इसका संकेत होता है Ti, इसका 22 और 48 होता है। वैसे आपको बता दें जानकारी के लिए, ये जो परमाणु द्रव्यमान है ये दशमलव में होता है, लेकिन इसका एक पैटर्न होता है। हम जस्ट उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं बाबू, कि जैसे परमाणु द्रव्यमान जो है किसी का माने ज्यादातर तत्वों का दशमलव में ही होता है। मान लेते हैं कि किसी का 5.7 है, मतलब कि 0.5 से अगर बड़ा हो तो उसको 1 बढ़ा के लिखते हैं, तो इसको लिख देते हैं 6। अगर किसी का 0.5 से कम हो तो उसको एक छोड़ के लिखते, मतलब उस पॉइंट को छोड़ के लिखते हैं। जैसे किसी का आ गया 9.3, तो ये 0.5 से कम है, तो इसको हम 9 के बराबर मान के चलते हैं। तो दशमलव को इग्नोर करने का ये तरीका है। इस वे में ही हम आपको परमाणु द्रव्यमान बता रहे हैं और उसी वे में आप याद भी रखेंगे। तो चलिए मेन स्लाइड पे चलते हैं। अभी बात कर रहे थे टाइटेनियम का Ti 2248, वेनेडियम भी 2351, क्रोमियम Cr 2452, मैग्नीज Mn 2555, और आयरन Fe 2656। उसके बाद कोबाल्ट CO, देखो CO कैपिटल C स्मॉल ओ 2759। उसके बाद कोबाल्ट के बाद निकेल, यहाँ कोबाल्ट CO 2759, निकेल Ni निकेल Ni 2859 और कॉपर Cu 29 63.5 और उसके बाद जिंक Zn 3065। तो हमको चाहिए कि ये 30 तत्व जो स्टार्टिंग के हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसी तरह से पूरे जिंक तक 30 तक के जो तत्व हैं, इनका नाम, इनका संकेत, इनका परमाणु संख्या और इनका परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। अब इनका जो है मतलब ये बेसिक केमिस्ट्री में सीख रहे हैं, इनका उपयोग अगले टोटल केमिस्ट्री के चैप्टर में आने वाला है, इसलिए इसको याद रखना चाहिए। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगला हमारा टॉपिक है कि इस आगे, ये तो आपका तत्व हो गया। तत्व के अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है जो केमिस्ट्री में
काफी उपयोगी होता है वो होता है कोई यौगिक का नाम और उसका सूत्र जानना। ये मतलब पूरे केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारा यौगिक आएगा और फिर उसका सूत्र भी आना चाहिए। तो ये नाम और सूत्र का मतलब कि जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। तो नाम सूत्र को जानने और समझने के लिए हम सबसे पहले मुल्लक को पढ़ेंगे, और मुल्लक को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले आपसे एक छोटे से पॉइंट पे बात करेंगे, कण या पार्टिकल, मतलब कि पदार्थ जो है। इसके बारे में एक बात है कि जो पदार्थ है ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है पदार्थ। अब ये कैसे, तो हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता दें कि जैसे हमको एक बड़ा सा लकड़ी का सिल्ली दिखाई देता है, जब उसको चिरान मशीन में ले जाकर काटा जाता है तो काटने के बाद आप देखेंगे कि जो भूसी जो है डस्ट के रूप में आता है, तो वो एक बड़ा सा पार्ट पहले दिख रहा था, लेकिन जब उसको काटा गया तो छोटे छोटे मतलब कि बहुत महीन कण भी प्राप्त हुए। इससे ये क्लियर होता है कि जो बड़े बड़े पदार्थ हैं या किसी भी पदार्थ का बड़ा बड़ा जो टुकड़ा है वो महीन कणों से मिलकर के बना हुआ है। अब वो कण जो है वो हम आगे बात करेंगे कि तीन टाइप के उन कणों को मतलब तीन टाइप से व्यक्त किया जाता है। और एक एग्जांपल बताते हैं कि मतलब आप जो कुछ भी देख रहे हैं ना, ये इतना बड़ा स्टाइलस देख रहे हैं या इतना बड़ा बोर्ड देख रहे हैं, इन सब का संरचना जो है एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर हुआ है। यहाँ तक कि आप जो पेन यूज कर रहे हैं वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं। आगे बात कर लें कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे कण क्लियर हो पाएगा। लगभग हम सभी मतलब कि अधिकतर बच्चे जो है बिहार के ही हैं, तो एक चीज समझते होंगे, चावल के आटा का बनता है कसार। वो कसार को आप देखेंगे ना, देखने में इतना बड़ा गोला होता है, वो कसार जो है इतना बड़ा गोला होता है, लेकिन उस कसार की हकीकत ये है ना कि वो छोटे 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 चावल के डस्ट से बना होता है। छोटे छोटे चावल के डस्ट से बना होता है। वो इस बात का मतलब कि एग्जाम्पल है कि पदार्थ जो देखने में बड़ा लगता है उसकी हकीकत ये है कि वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब क्या है ना कि वो जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको साइंस में तीन टाइप से हम व्यक्त करते हैं। वो कौन कौन सा है ये देख लीजिए। वो जो छोटे छोटे कण हैं उनको हम तीन टाइप से व्यक्त करते हैं, जिसमें ये तीन नाम है, एक अणु, फिर परमाणु और फिर आयन के रूप में। इसमें क्या है ना कि मतलब कि तीनों के बारे में एक बात आपको बता दें कि जैसे हम हाइड्रोजन का ही बात कर लें तो हाइड्रोजन अगर इस फॉर्म में दिखे, जिसका संकेत भी दिख रहा है, अगर हाइड्रोजन इस फॉर्म में दिखता है तो ये हाइड्रोजन परमाणु है। अब अगला बात आपको बता दें कि अगर हाइड्रोजन इस फॉर्म में दिखे तो ये हाइड्रोजन अणु है। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है, जब हाइड्रोजन पे कोई चार्ज लगा हो, या तो प्लस चार्ज लगा हो या हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज लगा हो, तो जब कोई चार्ज या आवेश लगा होता है तो इसको हम आयन कहते हैं। अब इन तीनों का नाम क्या होगा जरा ये क्लियर कर देते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन एटम या परमाणु। अब इसको क्या पढ़ेंगे, तो मतलब कि ये है हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन अणु। तो फिर इसको क्या पढ़ेंगे, तो अगर प्लस वाला है तो इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन। समझेंगे बात को, बहुत बेहतरीन बात है। अगर हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज लगा है तो इसको पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन आयन। लेकिन हाइड्रोजन पे अगर माइनस चार्ज लगा हो तो इसको हम पढ़ते हैं हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। उम्मीद है कि इतना बात समझ में आया होगा। और भी एग्जांपल लेकर के आपको अणु, परमाणु और आयन समझा देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझिएगा, इस पे ही बात कर लेते हैं। जैसे ये O है और ये
O2 है और फिर ये O-2 है। इन तीनों को समझें, ये तीनों क्या है, एक बात तो है O मतलब तीनों ऑक्सीजन है, बस तीनों में फर्क क्या है ना कि इसको हम बोलेंगे, ये जो है इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन परमाणु, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन परमाणु। अगर ऑक्सीजन इस फॉर्म में है तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन अणु। ऑक्सीजन अणु। फिर अगर ऑक्सीजन के संकेत पे कोई चार्ज लगा हो तो ऑक्सीजन जो है वो अधातु होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, मतलब कि माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसमें माइनस चार्ज ही आता है, तो फिर इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन, फिर इसको हम ऑक्सीजन नहीं पढ़ेंगे, ऑक्साइड आयन मतलब ये आयन है, बस इतना याद रखना, ये आयन है, आयन है। इसमें इंपॉर्टेंट बात है ना कि ये आयन है और ये क्या है, तो ये अणु है, तो फिर ये क्या है, तो ये परमाणु है। तो हम आपको यहाँ पे ना मेनली यही तीन चीज से, परमाणु, अणु और आयन से परिचित कराना चाह रहे थे कि कण जो हमको मिलेंगे ना वो इसी तीन फॉर्म में मिलेंगे। अच्छा, ये तीनों फॉर्म का मतलब कि कंसेप्ट क्या है, तो इसका कंसेप्ट ये है ना, ध्यान से सुनने का प्रयास करना, ये दोनों परमाणु और अणु, ये दोनों में एक रिलेशन क्या है ना कि किसी भी तत्व का जो परमाणु है, किसी भी तत्व का जो परमाणु है वो अकेला होता है, किसी भी तत्व का जो परमाणु है वो अकेला होता है। अब क्या है ना कि अणु क्या है, तो अणु जो है वो परमाणुओं को मिलकर बनता है, परमाणुओं को मिलाकर बनता है अणु। जैसे आप एग्जांपल समझेंगे, यहाँ पे O मतलब कि एक ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन परमाणु हुआ, ये O2 मतलब यहाँ ऑक्सीजन के दो कण हैं, मतलब कि दो ऑक्सीजन परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण किए। और ये क्या है ना, आयन का बात अगर करें तो आयन जो है वो परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है, और ऐसा समूह मतलब कि जिस पर आवेश हो, चार्ज हो, अगर प्लस माइनस दिख रहा है तो ये आवेश या चार्ज होता है। तो कोई भी परमाणु या परमाणुओं का समूह हो जिस पे आवेश या चार्ज दिख रहा हो तो उसको हम आयन कहते हैं। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं अणु पे, इसके आगे जैसे देखना, जल अणु, अगर जल अणु पे बात करेंगे ना तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। अब ये अणु है, जब एक से ज्यादा परमाणु एक साथ जुड़े हो तो फिर उसको परमाणु नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, तो अणु कहेंगे। अगर एक से ज्यादा परमाणु एक साथ जुड़े हो और उस पर आवेश लगा हो, प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह लगा हो, तो फिर उसको ना ही अणु कहेंगे और ना ही परमाणु कहेंगे, तो फिर उसको क्या कहते हैं, तो उसको आवेश कहते हैं। जैसे समझेंगे यहाँ पे ध्यान से, ये H2O है, तो इसमें क्या है ना कि दो टाइप के परमाणु हैं, वो दो टाइप के कौन कौन से परमाणु हैं समझिएगा। इसमें H एटम है, मतलब कि हाइड्रोजन परमाणु है, वो भी कितने, तो देख लो यहाँ पे। अच्छा, ये परमाणु को, अणु में परमाणु को काउंटिंग कैसे करते हैं ये भी सीख लो। तो सामने देखते हैं क्या है और बगल वाले में, तो हम हाइड्रोजन, यहाँ दो तत्व हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ दो टाइप के एटम हैं, एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा ऑक्सीजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है और ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी है, तो इसको जरा समझेंगे। बगल में कुछ नहीं है तो एक है, तो सामने और बगल में, सामने और बगल में, हाँ, दोनों को गुना करते हैं, 2 × 2। तो यहाँ हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है, 2 है। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन का बात कर लें तो ऑक्सीजन का बात करें कि ऑक्सीजन परमाणु, इस जल के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, तो बगल में कुछ नहीं था एक है और सामने कुछ नहीं था तो एक था, तो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 2 1 1 जा 1, मतलब कि इस जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। इसके अलावा और भी हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें अणु में परमाणु को हम सीख लेंगे कि किसमें कितने मतलब कि परमाणु होते हैं। और एक चीज जो है,
अणु मतलब सिंपल बात, इससे एक चीज और क्लियर हो गया, अणु जो है वो किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। दूसरा एग्जांपल यहां समझ लो, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चीनी के अणु। अब चीनी के अणु का अगर हम बात करेंगे तो जो चीनी होता है उसका सूत्र होता है C12H22O11। अब क्या है ना कि चीनी के अणु का बात करेंगे तो ये मतलब कि 3 अलग अलग प्रकार के परमाणु, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 अलग अलग प्रकार के परमाणु की बहुत सारी संख्याओं से इसका निर्माण हुआ है, तो ये अणु है। अब इसमें अगर हम परमाणु चेक करने जाएंगे तो कौन कौन सा, तो सबसे पहला तत्व कार्बन है, तो इसमें हम कार्बन एटम का पता लगाएंगे कि कार्बन एटम कितने हैं। तो वो कैसे पता लगाते हैं, तो सामने देखते हैं कौन सी संख्या है, सामने अगर कोई संख्या नहीं हो तो 1 होता है। अब क्या करेंगे ना, कार्बन एटम का पता लगाना है तो टोटल के सामने 1 है और कार्बन के बगल में 12 है, गुना करेंगे तो 12 एकम 12, मतलब कि चीनी के एक अणु में कार्बन एटम की संख्या 12 होती है। उसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन परमाणु का बात करें, हाइड्रोजन एटम का बात करें, तो हाइड्रोजन दूसरा तत्व है, तो यहाँ सामने 1 है और बगल में 22 है, तो 22 वन जा 22, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है, 22 है। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या पता करना हो किसमें, तो जल के चीनी के एक अणु में, तो ऑक्सीजन एटम की संख्या का पता लगाना हो तो इसका तरीका है कि आप सामने और बगल में गुना करें, तो 11 एकम 11। इस तरह से उम्मीद है आप भी किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को काउंटिंग कर सकते हैं। तो आपके लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं, वो क्वेश्चन हम आपको लाल कलम से दे देते हैं, इसमें आप पता लगा लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि H2SO4, इसमें हम आपके सहूलियत के लिए लिख देते हैं कौन कौन सा, तो आपको पता लगाना है इसमें, आपको इसमें पता लगाना है कि हाइड्रोजन एटम कितने हैं और कमेंट कर देना है इसको। फिर उसके बाद सल्फर, S फॉर सल्फर, सल्फर एटम कितने हैं इसको भी कमेंट में बता देना। फिर ऑक्सीजन एटम कितने हैं इसको भी कमेंट करके तुम बता दो कि किसकी संख्या कितनी। उम्मीद है कि आपको अणु और परमाणु ये दोनों क्लियर हुआ होगा। आगे हम जस्ट इसके बाद बात करेंगे, कुछ होमवर्क के तौर पे आपको देते हैं जिसमें आपको अणु और परमाणु की संख्या निकालना है। पहले इसको कमेंट कर दो, फिर उसके बाद देते हैं अगले स्लाइड में। चलो यहाँ पे कुछ हम आपको क्वेश्चन देते हैं जिसको आप मतलब ट्राई करेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या निकालना है, अणु देंगे उसमें परमाणुओं की संख्या काउंट मतलब आपको ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन दे देते हैं HNO3, और इसमें आपको बताना है कि हाइड्रोजन एटम कितने हैं, ऑक्सीजन एटम कितने हैं, नाइट्रोजन एटम कितने हैं। दूसरा है KMnO4, फिर उसके बाद तीसरा है ZnCO3 और चौथा है H2S2O7। अभी कुछ नया नहीं सोचना बाबू, अभी हम आपको दिए ये मतलब कि कुछ कंपाउंड के फार्मूलाज, इसमें ना सबका एक एक अणु दिया हुआ है, प्रत्येक के एक अणु में आपको एटम की संख्या ज्ञात करनी है कि कौन से एटम कितने हैं। अगला क्वेश्चन जो हम हैशटैग लगा के देते हैं, देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, अगर बना लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको बना के दिखाएंगे। हैशटैग लगा के देखते हैं, जैसे 2CaOH का होल ट्वाइस, इसमें आपको पता करना है कि कौन से तत्वों के परमाणु कितने हैं। आगे हम इसके बाद बात करेंगे, ये आपका मतलब कि होमवर्क के तौर पे है, आप इसको बना करके बना लेंगे इसको। फिर आगे बात करें इसके बाद हमारा अणु परमाणु और आयन, कण पे बात कर रहे थे। तो कण तो हम आपको बता चुके हैं कि कण 3 टाइप के मिलेंगे, एक अणु, एक परमाणु और एक आयन। अगला हमारा क्लास इससे रिलेटेड ये है ना कि पहले ही बताए थे आपको कि हम आगे बात करेंगे यौगिक बनाना और उसका नाम और सूत्र लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद है कि अणु परमाणु आयन आप समझ गए होंगे। तो ये आगे हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम यौगिक बनाना सीखेंगे और वो किस प्रकार का यौगिक होगा, पहले उस पर बात कर लेते हैं एक बार। फिर
जैसे ना हमसे अभी के टाइम में कोई मतलब कि कहीं लिखा हुआ मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब क्या है ना कि सोडियम कार्बोनेट लिख दिया, और अब इसका सूत्र हमको पता होना चाहिए। अब ये लिखा है सोडियम कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला हमको पता नहीं है। उसी तरह से ये पहला क्वेश्चन है, मतलब इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि जल नाइट्रोजन जल सोडियम ऑक्साइड से क्रिया कर क्या बनाता है। ये आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। अब क्या है ना कि यहाँ पे एक शब्द आ गया जल, अब इसका भी सूत्र हमको पता होना चाहिए। फिर आ गया सोडियम ऑक्साइड, फिर इसका भी सूत्र हमको पता होना चाहिए। अब क्या है ना कि इन दोनों को मिलाकर के जो बनेगा फिर उसका भी सूत्र हमको पता होना चाहिए। तो ये जो कंपाउंड आ रहे हैं, ये जो यौगिक आ रहे हैं, इनका सूत्र हमको नहीं पता होगा तो फिर 10th का केमिस्ट्री नहीं चल सकता है। स्टार्टिंग का ही चैप्टर उसी लेवल का है कि जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया इसी टाइप से आएगा और बहुत सारे यौगिक का नाम भी आएगा जिसका सूत्र हमको पता होना चाहिए। आज की क्लास में हम इसी को आगे सीखने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, जिसको हम मूलक या रेडिकल कहते हैं। और अभी जस्ट बात करके आए हैं कि इसका एक और नाम आयन होता है। तो हम सबसे पहले यौगिक का नाम और सूत्र सीखने के लिए हम पहले टॉपिक करेंगे मूलक या रेडिकल, जिसका एक और नाम है आयन। अब ये मूलक या रेडिकल या आयन क्या होता है, तो आयन पे तो अभी जस्ट बात करके आए हैं। आयन का मतलब होता है कि ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह, ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह, याद रखेंगे। जैसे ये सोडियम एक परमाणु है और NH4 क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, वो भी हाइड्रोजन कितने, 4। तो ये 2 या 2 से अधिक परमाणु हो ना, तो उनके लिए एक शब्द यूज करते हैं परमाणुओं का समूह, ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ये परमाणु है, ये परमाणुओं का समूह है। तो अब क्या है ना कि ये आयन क्या होते हैं, तो जस्ट बताए थे कि या तो परमाणु होगा या परमाणुओं का समूह होगा जिसपे एक विशेष चीज दिखेगा, वो ये चार्ज, उस पे जो विशेष चीज दिखेगा वो होगा चार्ज। अब आवेश जिसको हम कहते हैं आवेश, ये दिखेगा, इस पे भी आवेश दिखेगा। इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे हम CO3 भी लिख सकते हैं। अब ये CO3 जो है, तो CO3 कार्बन है और ऑक्सीजन है। अभी क्या है ना कि ये परमाणुओं का समूह है, कार्बन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु, इसका ये समूह है। अब क्या है ना कि इस पे चार्ज लगा होता है, अगर इस पे चार्ज -2 लग गया, अच्छा ये माइनस और प्लस जो है चार्ज, जिसको हम आवेश कहते हैं, सुन लेना ध्यान से, ये जो प्लस अगर कहीं लगा हो या माइनस लगा हो तो इसको हम चार्ज कहते हैं, चार्ज, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आवेश। अब हम ये चार्ज या आवेश के बारे में आगे बात कर रहे थे कि कोई परमाणु ऐसा हो जो इस टाइप का टोपी पहना हो। टोपी का मतलब कि मतलब उसके ऊपर कुछ लगा हो, या तो प्लस का चिन्ह लगा हो या माइनस का चिन्ह लगा हो, या संख्या के साथ भी माइनस प्लस का चिन्ह लगा हो, तो इनको हम आवेश कहते हैं या चार्ज कहते हैं। तो किसी भी परमाणु पे अगर आवेश लगा हो तो फिर वो परमाणु नहीं कहलाएगा, फिर वो अणु नहीं कहलाएगा, तो फिर क्या कहलाएगा, तो फिर कहलाएगा आयन। और इसी आयन का दूसरा नाम है मूलक या रेडिकल। अब आगे बात करते हैं कि आयन को डिफाइन कर लेते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो आयन के डिफिनेशन का बात करें ना बाबू, एकदम सुंदर शब्दों में लिखा हुआ यहाँ पे डिफिनेशन, आप ध्यान से देखेंगे कि क्या इसका डिफिनेशन है। इसका डिफिनेशन है कि आवेश युक्त, मतलब कि आवेश वाला, जिस पर आवेश हो, आवेश युक्त परमाणु, जैसे सोडियम और इस पर आवेश है तो इसको बोलेंगे आवेश युक्त परमाणु, या परमाणुओं का समूह, जैसे NH4 प्लस, तो NH4 क्या है, परमाणुओं का समूह है और आवेश लगा है तो आवेश युक्त परमाणुओं का समूह है। तो
आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को मूलक या आयन कहते हैं। उम्मीद है कि मूलक या आयन का डिफिनेशन और एग्जांपल क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट भी ठीक ठाक तरीके से समझ में आया होगा। अब अगला बात ये है ना बाबू कि आवेश जो है, हम थोड़ा सा एक स्लाइड लेके बात कर लेते हैं, फिर टॉपिक पे आ जाएंगे। जो आवेश होते हैं, आवेश, पहले हम आवेश पे ही बात कर लेते हैं। ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये आवेश दो प्रकार के होते हैं। वो कौन सा दो आवेश है? तो एक होता है धनावेश, धनावेश जिसको हम प्लस द्वारा दिखाते हैं, और दूसरा होता है ऋणावेश, ऋणावेश जिसको हम माइनस के चिन्ह से दर्शाते हैं। तो आवेश दो प्रकार का होने के कारण हम आपको बता दें कि मूलक या आयन जो हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार के कैसे होते हैं, तो इसमें एक बहुत मतलब कि महीन कंसेप्ट छुपा हुआ है, जिसका एक स्पेशल जो है 1 घंटा का वीडियो बन सकता है। लेकिन हम मोटे मोटे शब्दों में आपको समझा दें कि इसमें सब ये जो धनावेश और ऋणावेश आने का जो कारण है वो है इलेक्ट्रॉन का गेम। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो परमाणु के अंदर कक्षा में घूमता रहता है, इसका कंसेप्ट है कि ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज वाला होता है, ऋणावेश युक्त होता है। अब ये क्या है ना कि मतलब कि कोई भी परमाणु जो है वो धनावेश युक्त या ऋणावेश युक्त कब हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना अच्छा से बात को। कोई भी तत्व है, तत्वों का कोई भी परमाणु है, समझने का प्रयास करेंगे बात को कि कोई भी तत्वों का परमाणु है, जैसे सोडियम का ही बात कर लें। अब सोडियम क्या है ना कि ये क्या करेगा कि ये मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे पहला बात है। अब कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम कुछ बात ऐसा बता रहे हैं अभी आपको, जो थोड़ा देर के लिए आप एक्सेप्ट कर लेना, फिर हम आगे बेसिक में बात करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। तो क्या ना कि सोडियम, जितने भी परमाणु हैं सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो सोडियम होता है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब अलग अलग खंड होता है, जिसके पहला खंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरा खंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तीसरे खंड में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये क्या करता है ना कि मतलब कि इसके बाहरी खंड में 3 खंड है, इस टाइप का खंड होता है। देख लीजिए, बता देते हैं। सोडियम का ये पहला खंड है, फिर ये दूसरा खंड है, और फिर ये तीसरा खंड है, इस टाइप से। तो हम क्या होता है, इसमें बीच में नाभिक भी होता है। तो पहला खंड, दूसरा खंड, एक और बना देते हैं, तीसरा खंड। तो सोडियम का बात क्या है ना कि सोडियम के बाहरी खंड में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये क्या करता है ना, सोडियम परमाणु इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, किसी दूसरे को दे देता है। तो एक चीज क्या है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये था इलेक्ट्रॉन। अब जितनी संख्या में किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही संख्या में प्लस वाला प्रोटॉन होता है। तो इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन टोटल थे 11 इलेक्ट्रॉन थे, और इसमें प्रोटॉन भी कितना होगा, 11। अब क्या हुआ कि ये सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर लिया, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10। अब प्रोटॉन कितने बच गए, 11। अब क्या हुआ ना कि इसका एक और कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुन लो। मान लो अच्छा से एक बात को समझाते हैं, थोड़ा सा आप समझ पाए। जैसे क्या है ना कि एक डब्बा है, अब एक डब्बा में मतलब कि 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। अब क्या है ना कि मतलब कि ये प्लस वाला और ये माइनस वाला दोनों निगेटिव चार्ज है। अब क्या होता है ना कि 11, ध्यान से सुनना, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को एक दूसरे को दाब के रखते हैं, तो कोई ऊपर ताकता नहीं है। लेकिन जैसे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर गया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई 10। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने के कारण क्या हुआ कि अब 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, वो 10 प्रोटॉन को पूरी मजबूती से बांध कर रखे हैं। अब क्या हुआ ना कि इसमें से ये दो मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन को पूरी मजबूती से बांध कर रखे हैं, लेकिन एक जो प्रोटॉन है ये फ्री है, इसको बांध कर रखने वाला कोई है नहीं। तो वो क्या करेगा, फ्री हो करके और इसके बाहर निकल करके ये जो प्लस वाला है, जरा देखेंगे, कि इसमें से एक प्रोटॉन जो प्लस वाला है,
वो बाहर निकल करके टुकुर टुकुर ताकता है। अब क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद, इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद अब इस डब्बा में किसकी संख्या बढ़ गई, प्लस वालों की, तो फिर इस पे प्लस चार्ज आ जाता है। तो सोडियम का कंसेप्ट अभी बता रहे थे कि किसी पे आवेश कैसे आता है, तो एक बात तो बता चुके हैं, जैसे इसमें हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा है जैसे क्लोरीन है। अब क्लोरीन का बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 17 प्रोटॉन्स होते हैं। अब क्या है ना कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है, क्योंकि इंसान भी जो है उस सभी अलग अलग, एक ही नेचर के सभी व्यक्ति नहीं होते हैं। उसी तरह से तत्वों का बात करें तो सभी तत्व जो है वो एक नेचर के नहीं होते हैं, तो जिसमें क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के नेचर का होता है, जो सोडियम जो था वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने के नेचर का था। अब इसमें क्या है ना कि इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेने की भूख है। वो भूख क्यों है अगर बात करेंगे तो लंबा चल जाएगा, बस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, माने इसका नेचर क्या है ना कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रहण कर लेगा तो फिर ये अस्थायी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये इसका नेचर है। अब क्या है ना कि ये जब किसी से एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो इस क्लोरीन के पास क्या हो गया कि अब इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 18 और इसके पास प्रोटॉन की संख्या अभी कितनी रह गई, 17। अब क्या है ना कि 17 प्रोटॉन की संख्या, सॉरी, प्रोटॉन की संख्या हो गई 17। अब क्या है ना कि 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स को तो बांध कर रखे हैं, फिर ये डब्बा वाला कंसेप्ट, इस बार क्या है ना कि 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स को बांध कर रखे हैं। इस बार एक्स्ट्रा कौन है, तो इस बार एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इस बार एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इस बार बाहर इस बार एक और चीज क्या हुआ है बता देते हैं आपको, कि इस बार इलेक्ट्रॉन एक अंदर आया था, इस बार एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया था। तो इस बार क्या होना कि इलेक्ट्रॉन एक अधिक हो जाने के कारण इस बार बाहर निकलकर झांकने वाला जो है वो कौन है, माइनस वाला, मतलब कि इलेक्ट्रॉन है। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। तो इसका ये कंसेप्ट है कि प्लस चार्ज आना या माइनस चार्ज आना ये कब आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है मतलब कि किसी के पास ट्रांसफर होता है उस कंडीशन में ये मतलब कि प्लस या माइनस का चार्ज आता है। और जब प्लस चार्ज आता है मतलब कि प्लस मतलब कि धनावेश आ जाता है, माइनस चार्ज आता है मतलब ऋण आवेश आ जाता है। तो हम बात कर रहे थे धन और ऋण मूलक पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे धन और ऋण मूलक में, जैसे हम आपको बताए हैं कि धन मूलक कौन है, तो जिसपे धन आवेश आ जाए, और ऋण मूलक कौन है, तो जिस पर ऋण आवेश आ जाए। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे सोडियम पे प्लस चार्ज है तो ये धन मूलक है। यहाँ पे देखिएगा कार्बोनेट पे माइनस 2 चार्ज आया है तो ये ऋण मूलक है। अब अगला बात ये है ना कि धन मतलब मूलक या आयन दो प्रकार के होते हैं, एक जिसपे प्लस चार्ज आ जाए उसे धन मूलक कहते हैं, एक जिसपे माइनस चार्ज आ जाए उसे ऋण मूलक कहते हैं। डिफिनेशन भी है, सबसे पहले इसको देख लीजिए, इसका और भी नाम है धन मूलक, जिसको पॉजिटिव रेडिकल कहते हैं या इसको धनायन या कैटायन भी कहा जाता है। इसका डिफिनेशन क्या है, तो धन आवेश युक्त मतलब कि प्लस चार्ज वाला परमाणु हो या परमाणुओं का समूह हो उसे धन मूलक कहेंगे। और ऋण मूलक जिसको नेगेटिव रेडिकल या ऋणायन या इसको एनायन भी कहते हैं। अब ये एनायन क्या है, तो ऋणावेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को ऋण मूलक कहते हैं। धन मूलक ऋण मूलक का कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। धन मूलक ऋण मूलक का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ही लिख देते हैं। जैसे देखिए धन मूलक में पोटेशियम है, अगर इस पे प्लस चार्ज है ये धन मूलक है। और एक बात बता दें कि अगर नहीं, मतलब हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि पोटेशियम पे प्लस चार्ज ही होता है और ये धन मूलक ही होता है। पोटेशियम के बाद सोडियम है, सोडियम पे भी प्लस चार्ज होता है और ये भी धन मूलक होता है। सॉरी, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होगा
तो ये धन मूलक के श्रेणी में आएगा। अगर हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज होगा तो ये ऋण मूलक के श्रेणी में आएगा। अब हाइड्रोजन के बाद क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है जनरली, तो ये ऋण मूलक है। फ्लोरीन पे भी माइनस चार्ज होता है तो ये भी ऋण मूलक है। जैसे OH जो है एक परमाणुओं का समूह है, इसमें भी माइनस चार्ज होता है तो ये भी ऋण मूलक है। अब क्या है ना कि आगे हम कुछ धन मूलक और ऋण मूलक को बात करेंगे और उनका सूत्र, उनका संकेत और नाम जानेंगे, और उन्हीं के बेस पे हम यौगिकों का नाम और सूत्र लिखना सीखेंगे। उम्मीद है कि यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देख लीजिए एक बार मूलक और उसके प्रकार, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। हाँ, कुछ धन मूलक हम स्पेशली देखेंगे जिसके यहाँ नाम दिया होगा, और फिर उसका हम अभी आपको संकेत, सूत्र और संयोजकता दिखा देंगे। तो जैसे पहला धन मूलक है हाइड्रोजन। अब पहला धन मूलक जो हाइड्रोजन है, इसका संकेत होता है H, यह सूत्र बोले। और इसकी संयोजकता, अच्छा संयोजकता क्या होता है, तो उस पे जो वो प्लस या माइनस का चार्ज आ रहा है ना, मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है किस लिए, तो अस्थाई होने के लिए, या जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है किस लिए, स्टेबल होने के लिए, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पे ना मतलब हाइड्रोजन जो है उसके मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन मतलब त्याग करता है, तो इसलिए इसकी संयोजकता 1 होती है। आप इसको +1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद सोडियम, इसका संकेत Na होता है, इसकी भी संयोजकता 1 होती है। उसी तरह से पोटेशियम, इसका संकेत K होता है, इसकी भी संयोजकता 1 होती है। उसी तरह से अमोनियम, इसका सूत्र जो है NH4 होता है और इसकी संयोजकता +1 होती है। अब चाहें तो ये मतलब कि जो संयोजकता है इस पे भी लिख सकते हैं या बगल में भी लिखें ताकि आप याद करना आसान। सिल्वर Ag, इसकी संयोजकता +1 होती है। उस तरह से लिथियम Li, इसकी भी संयोजकता +1 होती है। अब ये सभी मतलब 1 2 3 4 5 6, ये स्टार्टिंग के 6 जो हैं ये सभी संयोजकता 1 वाले धन मूलक हैं। अब देख लो कौन कौन, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, सिल्वर, लिथियम, ये सभी संयोजकता 1 वाले हैं। तो नाम और सूत्र के साथ आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से। फिर उसके बाद क्या है ना कि हम आगे बात करेंगे कुछ संयोजकता 2 वाले, कुछ संयोजकता 3 वाले। तो जैसे मैग्नीशियम है जैसे मैग्नीशियम है Mg, अब ये संयोजकता 2 वाले हैं। फिर उसके बाद कैल्शियम है Ca, ये भी संयोजकता 2 वाले हैं। उस तरह से जिंक का बात करें तो जिंक भी संयोजकता 2, और बेरियम Ba और संयोजकता 2। इसको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको याद कर लेना है कि जैसे बेरियम Ba संयोजकता 2, फिर जिंक Zn संयोजकता 2। आप संयोजकता 2 वाले को देख लें, उसका सूत्र और नाम याद होना चाहिए। आगे कुछ और भी धन मूलक हैं यहाँ पे हैं, इन सबको हम आपको PDF के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें यहाँ पे संकेत, सूत्र और संयोजकता सब लिखा होगा। अभी सब एक लगातार बताना पॉसिबल नहीं है। फिर धन मूलक के बाद कुछ हम ऋण मूलक पे बात करेंगे। कुछ और भी धन मूलक हैं जैसे प्लम्बस, प्लम्बिक, स्टेनस, स्टेनिक। तो सॉरी इसको समझा ही देते हैं। जैसे देख लो यहाँ से, जैसे फेरस, फेरिक, जैसे यहाँ पे फेरस, फेरिक, क्यूपरस, क्यूप्रिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। अब क्या है ना कि इन सब का संकेतीय सूत्र सेम होता है, बस संयोजकता अलग अलग होता है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं ना जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो इसीलिए वो मतलब कि उनका संकेतीय सूत्र सेम टाइप का होता है, एक मर्क्यूरस मर्क्यूरिस को छोड़ करके, और बाकी मतलब उसकी संयोजकता अलग अलग होती जाती है। संयोजकता के बेस के नाम पे इकअस इकअस लगता है। आगे हम कुछ ऋण मूलक पे अगर बात करेंगे, यहाँ धन मूलक भी है। जैसे प्लम्बस है, प्लम्बिक है, स्टेनस है, स्टेनिक है। तो प्लम्बस का Pb होता है संकेत, और इसकी संयोजकता जो है 2 होती है। उसी तरह से प्लम्बिक हो गया तो इसका भी संकेत Pb होगा, लेकिन इसका संयोजकता 4 हो जाएगा। स्टेनस का संकेत तो Sn ही होता है, इसकी संयोजकता 2 होती है। और स्टेनिक का भी संकेत मतलब कि Sn ही होता है, बस इसकी संयोजकता 4 होती है। ये सभी कौन मूलक हैं, धन मूलक हैं। और भी बीच में है वो आपको मतलब कि PDF के माध्यम से टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी हमारा बोट्स गुरु के नाम से है। टेलीग्राम आप इंस्टॉल करके उस पर जाके बोट्स गुरु लिखेंगे तो फिर आपको आ जाएगा, और उस पर PDF डाला हुआ होगा, आपको आसानी से मिल जाएगा इस वीडियो के जस्ट बाद। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके आगे कुछ ऋण मूलक हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है हाइड्राइड। सबसे पहला ऋण मूलक है हाइड्राइड। अब जो हाइड्राइड ऋण मूलक है
ये भी H है। जो हाइड्रोजन है ना वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की। जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो धन मूलक के रूप में या धनायन के रूप में हाइड्रोजन आयन पढ़ाता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण आयन के रूप में या ऋण मूलक के रूप में वो हाइड्राइड आयन पढ़ाता है। अब क्या है ना कि हाइड्राइड जो है इस पर माइनस होता है, मतलब माइनस को शो करके हम यहाँ -1 संयोजकता लिख सकते हैं। फ्लोराइड F-1, क्लोराइड Cl-1, फिर बोरोमाइड Br-1, फिर आयोडाइड I-1, और उसके बाद हाइड्रो ऑक्साइड OH-1, उसके बाद नाइट्रेट NO3-1। अब क्या है ना कि ये नाइट्राइट NO2-1, मतलब ये संयोजकता 1 वाले ऋण मूलक हैं। कौन कौन? हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट। फिर से देख लीजिए, हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट। अब ये क्या है, इसका यहाँ पे सूत्र है, हाइड्राइड का H, फ्लोराइड का F, क्लोराइड का Cl, ब्रोमाइड का Br, आयोडाइड का I, हाइड्रोक्साइड का OH, नाइट्रेट का NO3, नाइट्राइट का NO2। इन सबका संयोजकता कितना है? 1। इसके बाद हम आगे बात करेंगे संयोजकता 2 वाला। ये जो नाइट्राइड है, इसका संकेत केवल N होता है और इसकी संयोजकता -3 होती है, आप याद रखिए। उसके बाद जो सल्फेट है जिसको हम SO, इसका सूत्र SO4 होता है, फिर सल्फाइड का SO3 होता है, फिर सल्फाइड का केवल S होता है। और एक बात क्या है ना कि इन तीनों की संयोजकता 2 होती है। किसकी किसकी? सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड। सूत्र देख लीजिए, सल्फेट का SO4, सल्फाइड का SO3 और सल्फाइड का S। इसी तरह और भी ऋण मूलक होंगे। हाँ, कुछ ऋण मूलक यहाँ पे हैं जिसको अभी हम बताए हैं। बाकी जितने ऋण मूलक हैं लगभग 35 के आसपास आपको ऋण मूलक मिलेंगे, वो सभी आपको हम PDF के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। कुछ यहाँ पे दिए हैं जिसमें ये सब लिखा होगा, नाम के साथ साथ संकेत सूत्र भी लिखा होगा। और बेसिक अगर बेस्ट लेवल पे करना है तो उसको एक बार आप ध्यान से देख लेना। हम कुछ प्रैक्टिस भी करा दे रहे हैं अभी आप क्वेश्चन का, जिसमें हम यौगिक बनाना सीखेंगे और फिर उसका नाम लिखना सीखेंगे और फिर सूत्र बनाना सीखेंगे। चलिए, अब क्या है ना कि यौगिक हमको बनाने आए और उसका नाम लिखने आए और उसका सूत्र लिखने आए, इसके लिए धन और ऋण मूलक का ज्ञान होना चाहिए। अब ज्ञान में क्या, तो नाम, संकेत और संयोजकता आना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं आगे, कुछ यौगिक बनाना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ धन मूलक, कुछ ऋण मूलक दिया है, इसके बेस पे हम पहले यौगिक का नाम लिखेंगे और फिर उसका सूत्र लिखना शुरू करेंगे। तो जैसे देखिएगा, यहाँ पे टॉपिक भी है हमारा आयनिक यौगिकों का नाम एवं सूत्र, या रासायनिक नाम एवं सूत्र भी हो सकता था। तो हम क्या करेंगे ना कि इन दोनों को मिला करके हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, फिर उसका सूत्र लिखेंगे। नाम लिखने का कंसेप्ट क्या है ना, समझ लो ध्यान से। कोई भी अगर एक चीज क्या है ना कि ये आयन है, ये भी आयन है, तो आयन आयन को मिला करके ना आयनिक यौगिक का निर्माण होता है, याद रखना। मतलब कि धन आयन और ऋण आयन, धन मूलक और ऋण मूलक जब आपस में मिलता है तो आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हम आयनिक यौगिक और संयोजक यौगिक पे बात किए हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि आयनिक यौगिक का जब नाम लिखते हैं तो उसका नाम लिखने का तरीका ये होता है कि पहले धन आयन का नाम लिखें और फिर ऋण आयन का नाम लिखें, दोनों मिल करके एक यौगिक का नाम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम धन आयन में हाइड्रोजन ले लेते हैं और ऋण आयन में क्लोराइड ले लेते हैं, तो एक यौगिक का नाम हो सकता है, आप देखेंगे एक यौगिक का नाम हो सकता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब तो इस तरह से हम चाहे तो बहुत सारा नाम लिख सकते हैं, एक धनायन उठा लो, एक ऋणायन उठा लो, इस तरह से बहुत सारा नाम लिख सकते हैं। तो फिर और क्या क्या हो सकता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हम अपने से चाहें, बस याद रखना है कि पहले धन मूलक का नाम लिखते हैं फिर इन मूलक का नाम लिखते हैं। तो अगर हम अपने से चाहें तो आगे इससे बना सकते हैं क्या, तो फिर हाइड्रोजन के साथ ब्रोमाइड भी बना सकते हैं। तो एक यौगिक हमारा बन के आएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। चलो एक तुम बता दो, फिर हाइड्रोजन के साथ एक, तो हाइड्रोजन के साथ एक और अगर बनाएंगे तो एक और हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। इस तरह से हम चाहें
तो और भी दूसरा धन मूलक लेकर के इन सभी ऋण मूलक से ये जितने ऋण मूलक हैं उन सब के साथ जो है नाम लिख करके हम कंपाउंड बना सकते हैं इस टाइप से। तो उम्मीद है कि समझ में आपको आया होगा। तो हम तो अब यहाँ पे 4 लिख के दिए हैं। अब क्या करना है कि इसमें 1-2 लिख करके कमेंट में तुम मतलब बता देना कि आपको लिखने आ रहा है कि नहीं। धन मूलक और ऋण मूलक आपके सामने यहीं से मिला करके, जैसे और भी हम चाहें तो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखेंगे कैल्शियम और इधर का हम कार्बोनेट ले लेते हैं, तो एक यौगिक हमारा बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। उसी तरह से और भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम, इधर से ऋण मूलक में सल्फेट ले सकते हैं, एल्यूमिनियम और ऋण मूलक का सल्फेट ले लिए, तो एक यौगिक हमारा तैयार हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। तो मेरा कहना यह है ना कि आयनिक यौगिकों का नाम आप अपने से इस तरह लिख सकते हैं। धन मूलक को पहले लिखेंगे, ऋण मूलक को बाद में लिखेंगे, तो दोनों एक साथ होगा, एक यौगिक का निर्माण हो जाएगा। चलो अब तो नाम लिखने आ गया। नाम लिखने के साथ साथ आयनिक यौगिकों का नाम के साथ साथ हमको क्या आना चाहिए, सूत्र आना चाहिए। तो हम एक अगला स्लाइड लेकर के हम वहां पे सूत्र का बात कर लेते हैं। स्लाइड लेते हैं, इसमें बात करते हैं। जैसे यहाँ पे इसके ही हेल्प से हम अब नाम लिखेंगे और उसके साथ साथ सूत्र लिखेंगे। तो जैसे हम एक नाम लेते हैं, अब ध्यान से देख लेना। जैसे हम एक नाम लेते हैं सोडियम और इधर से ले लेते हैं क्लोराइड। तो एक हमारा नाम होगा सोडियम क्लोराइड। चलो नाम तो लिखने आ गया। अब हमको नाम के बाद क्या लिखने आना चाहिए, तो नाम के बाद हमको लिखने आना चाहिए सूत्र, कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो सोडियम क्लोराइड का अगर हम सूत्र लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, सूत्र लिखते समय बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत प्यार से समझ लेना। यहां से मतलब कि आपको कोई भी आयनिक यौगिक हो आपको आराम से लिखने आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें सोडियम धनायन है, तो इसमें हमको सोडियम का संकेत पता होना चाहिए। तो सोडियम का संकेत Na है, तो हम फिर Na लिखेंगे। और इसकी संयोजकता कितनी होती है, तो इसकी संयोजकता होती है 1, जो मन में रखना है। अब दूसरा क्या है ना कि क्लोराइड है। अब क्लोराइड का संकेत क्या होता है, तो यहां से चेक कर लो। क्लोराइड का संकेत होता है Cl, इसकी भी संयोजकता होती है -1। अब क्या है ना कि जब हम दोनों को एक जगह लिख दिए, धनायन को पहले लिखते हैं और ऋणायन के संकेत को बाद में लिखते हैं। जब दोनों को लिख दिए, अब क्या करते हैं ना, इसके संकेत का मतलब कि अदला बदली कर ले, सॉरी इसके संयोजकता का अदला बदली कर लेते हैं। तो जो क्लोराइड का संयोजकता -1 था वो यहां आ जाएगा। और जो सोडियम का संयोजकता +1 था वो यहां आ जाएगा। अब क्या है ना कि एक चीज बता देते हैं आपको, जब मतलब किसी भी आयनिक यौगिक में मतलब उसका धन मूलक और ऋण मूलक दोनों की संयोजकता समान हो तो संयोजकता को उसके बगल में नहीं लिखते हैं। इसकी संयोजकता को उसके बगल में, उसके संयोजकता को इसके बगल में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका सही सूत्र ये हो जाएगा, हम आपको बता देते हैं कि Na और Cl, बस इतना ही हो जाएगा। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब ध्यान से देखेंगे, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट, अब जिंक कार्बोनेट लेकर चल रहे हैं ना, तो अब क्या है ना कि ये तो जिंक कार्बोनेट यौगिक हो गया, इसका हमको क्या लिखना है, रासायनिक सूत्र। तो हम क्या करते हैं कि पहले धन मूलक का संकेत पहले लिखते हैं, ऋण मूलक का संकेत या सूत्र बाद में लिखते हैं। तो जिंक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा कि जिंक का संकेत या सूत्र क्या है, यहां देखिए Zn है, तो हम Zn लिख लेंगे। Zn+2 नहीं, Zn+2 तो उसकी संयोजकता बता रहा है ना, Zn लिख लेंगे। फिर कार्बोनेट है, अच्छा एक और चीज ना, Zn लिख लिए, इसकी संयोजकता कितनी है 2। फिर कार्बोनेट है, आप कार्बोनेट का यहाँ देख लीजिए CO3 और इसका -2 और इसका +2, तो कार्बोनेट का हम सूत्र लिखेंगे CO3।
जेड जिंक कार्बोनेट का हम लिख दिए ZnCO3। और एक चीज, इसका होता है संयोजकता +2 और इसका होता है -2। -2 हम क्या भी जस्ट बताए हैं, पहला नियम ये है कि अगर दोनों धन मूलक और ऋण मूलक दोनों की संयोजकता सेम है तो हम फिर ये संयोजकता जो है गुना नहीं करते हैं, बस हम क्या करेंगे, यही इतना ही पे छोड़ देंगे। तो जिंक कार्बोनेट का आपका सूत्र हो जाएगा ZnCO3। अच्छा, और बात कर लेते हैं एक दूसरा, जैसे एल्यूमिनियम ब्रोमाइड ले लेते हैं। एक तीसरा कंपाउंड हम ले रहे हैं एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड ले लिए। अब इसका अगर सूत्र लिखना है ना, तो पहले हम एल्यूमिनियम का धन मूलक का संकेत लिखेंगे। तो यहाँ पे धन मूलक के रूप में एल्यूमिनियम है जिसका संकेत एल होता है, और फिर ऋण मूलक के रूप में ब्रोमाइड है तो उसका संकेत Br होता है। तो अब क्या है ना, अब ध्यान से सुनना कि एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का आप सूत्र लिख रहे हैं तो संयोजकता बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3, यहाँ देख लो, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3, अब ब्रोमाइड की संयोजकता 1, तो इसका 1 यहाँ पे, अब 1 नहीं शो कराते हैं, इसका 3 यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का सूत्र हो जाएगा AlBr3। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए जिसे हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, चौथा क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट ये एक कंपाउंड है। अब इसका ना हमको क्या लिखना है, तो इसका लिखना है रासायनिक सूत्र। तो इसमें धन मूलक कौन है, एल्यूमिनियम, तो हम सबसे पहले Al लिखेंगे, और ऋण मूलक कौन है, कार्बोनेट, तो उसके लिए हम CO3 लिखेंगे। अब क्या है ना कि दोनों का संयोजकता चेक कर लो, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता देख लो कितनी है, 3, कार्बोनेट की संयोजकता देख लो कितना है, 2, तो इसका 2 इसके बगल में जाएगा तो Al2 हो जाएगा, समझना बात को। और एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है तो वो इसके बगल में जाएगा तो फिर यहाँ 3 हो जाएगा, नहीं, ये गलत कंसेप्ट है। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे, तो जब एक से अधिक तत्व एक साथ आ जाते हो तो उसको हम क्या करते हैं ना कि इस तरह से घेर करके, और तब जितना इसकी संयोजकता इसके बगल में लगाते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कार्बोनेट का हमसे कोई सूत्र बोलेगा तो Al2CO3 का होल थ्राइस, Al2CO3 का होल थ्राइस, ये इसका सूत्र होगा। और भी इस टाइप का एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्रोमियम सल्फेट, अब क्रोमियम सल्फेट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्रोमियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, ये चेक कर लो। तो क्रोमियम यहाँ देख लो, क्रोमियम का संकेत है Cr, पहले धनमूलक का ही लिखते हैं तो Cr लिखेंगे। अब क्या है ना कि सल्फेट का आप देख लो, सल्फेट का होता है SO4, तो फिर हम SO4 लिखेंगे। अच्छा, ये लिखते समय एक चीज का ध्यान रखते हैं, बीच में इतना गैप हो कि ब्रैकेट या कोई यहाँ पे नंबर लिखा जा सके। तब क्रोमियम का Cr, सल्फेट का SO4, क्रोमियम की संयोजकता 3 और सल्फेट की संयोजकता -2, तो सल्फेट की संयोजकता तो यहाँ लग जाएगा 2, लेकिन क्रोमियम की संयोजकता 3 है और यहाँ सल्फर ऑक्सीजन 2 तत्व हैं, तो यहाँ पे होल दे करके और तब लगाना होगा Cr2SO4 का होल थ्राइस। उम्मीद है कि आपको इस तरह से यौगिक का नाम और रासायनिक सूत्र लिखने आ जाएगा। ये सब किस टाइप के यौगिक हैं, तो यहाँ मेंशन किया हुआ, ये सब आयनिक यौगिक हैं। चलिए, इस टाइप का हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, 10 क्वेश्चन जो आप घर से बना के आएंगे इस स्लाइड के माध्यम से, जिसमें हम कुछ दिए हुए हैं धनमूलक और ऋणमूलक, उनका संकेत और उनकी संयोजकता, इसके बेस पे। चलिए, होमवर्क के तौर पे हम आपको देते हैं जिसको आप बना के आएंगे। क्वेश्चन है,
निम्नलिखित यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखें। इसमें हम आपको कुछ यौगिक का नाम दे देते हैं और आपको रासायनिक सूत्र लिखना है, जिसमें सबसे पहला नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। दूसरा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरा होगा जिंक सल्फेट। और चौथा होगा एल्यूमिनियम नाइट्रेट। और पांचवा होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके आएंगे। अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन आपको देंगे, आप मिला लीजिएगा। अब क्या है ना कि इसमें जैसे एक आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड का संकेत OH माइनस होता है, संयोजकता 1 होती है। अब इसमें एक आ गया नाइट्रेट, तो इसका NO3 संयोजकता 1। इसके बाद आ गया कार्बोनेट, कार्बोनेट का CO3 होता ही है, सल्फाइड का। उसके बाद कैल्शियम जिंक, सबका लगभग पता ही है, तो आप इसको बना के आएंगे। ठीक है, आज क्लास आपका यहीं तक, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आज क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोट्स गुरु चैनल आपका स्वागत करता है और हम लोग लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपका तन मन धन से हम लोग सहयोग करेंगे। चलिए इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।